हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2022 से लेकर 17 तक हम लोग आ गए हैं। ठीक है, 16 का भी वीडियो अपलोड हो गया है। 17 वाला में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए 2 वीडियो में पार्ट 1 पहले से अपलोड हो गया है, वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन अपलोड हुआ है। कुछ बचा है वो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हो गया है, आज देखेंगे 29 वाला। ठीक है, फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा a nomination paper can be filed by, देखिए, anyone residing in India। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है कि कोई भी इंडियन सिटीजनशिप तो जरूरी है ही। ठीक है, कौन सा जो है बेस्ट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन तो नहीं कर सकता। ठीक है, सिटीजन तो होना लाजमी है, लेकिन देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम इन अपेयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, कि जिसका भी जो भी मतलब कौन फाइल से कर सकता है, लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जिसके पास नॉर्मल आई कार्ड हो। ठीक है, आई कार्ड हो जो इलेक्शन कमीशन के जरिए अप्रूव किया गया हो। ठीक है, और जो वोट देने जा सकता हो। ठीक है, राइट टू वोट वाला क्वेश्चन इसके बाद ही आया है। राइट टू वोट याद करके लिखिए, लीगल राइट है, किसमें मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है। ठीक है, और एक फैक्ट था तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम पेयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये नंबर आंसर है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, रेसिडेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है ये भी। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के लिए कितना साल की उम्र जरूरी है, 25 से जरूरी है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। किसके जरिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कंप्राइजेस विद इन दैट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये सब किस में मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है मेंशन है। ठीक है, इलेक्शन क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर जितना भी कुछ मेंशन है इलेक्शन से रिलेटेड वो 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है। तो याद कर रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 में मेंशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली है शायद, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा and the state assembly, the winning candidate must get at least 50% of the vote pool to be declared elected। ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए 50% की जरूरत पड़ती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे ज्यादा लाएगा वही जीतेगा। जैसे 100 कैंडिडेट है, उसमें जरूरी नहीं है 3 कैंडिडेट है। ठीक है, एक आया 40, 100 कैंडिडेट 100 वोट है, एक का आया 40, एक का आया 30, एक का आया 30, तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा वोट रहेगा वही जीतेगा। ठीक है, 50% की जरूरत नहीं है, 50% की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, याद करके इसीलिए 272 सीट जाइए, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अलायंस में या फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए लोकसभा के इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होता है, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो ज़्यादा सीट लाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, जैसे एमपी और एमएलए होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लेट डाउन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, ये स्टेटमेंट जो है यूपीएससी का एक फेवरेट, बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट मतलब थीम है। यूपीएससी हमेशा देखिएगा पूछे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लोकसभा द, देखिए, द स्पीकर पोस्ट गोes टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द अपोजिशन। ये स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं दिखा रहा था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है,
लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मेजोरिटी पार्टी का मेंबर होता है, और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो अपोजिशन का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब पार्लियामेंट में बहुत अरसों से चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, देखिए द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड एडल यूनिवर्सल सफरेज एंड फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम मतलब जैसे सब लोग जाएंगे और जाके इलेक्शन देंगे। देखिए स्पीकर ऑफ इलेक्टेड बाय द हाउस, दिस इज द कन्वेंशन नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट में फॉलो करता आ रहा है। देखिए राइट टू वोट, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, इससे पहले वाले वीडियो में, लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है, और स्टेचुटरी राइट है। किसके जरिए प्रोवाइड किया गया है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट टू वोट किसके में जरिए प्रोवाइड किया गया है? एक लॉ के जरिए। ठीक है, वो लॉ कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, राइट टू वोट। और एक है राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, ये भी स्टेचुटरी राइट है, इसी की तरह लीगल और स्टेचुटरी राइट है राइट टू स्ट्राइक। ये किस में मेंशन है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन है राइट टू स्ट्राइक, और राइट टू वोट किस में मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, याद करके रखिएगा, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में नहीं मेंशन है कहीं भी। राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये सब जो राइट है, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये सब जो राइट है, राइट टू वोट है, मैंने इससे पहले बताया, राइट टू स्ट्राइक है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अगर वॉयलेट कोई करेगा ना, कोई अगर वॉयलेट करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो राइट इशू करता है ना, 6 तरह के राइट होते हैं, राइट इशू करता है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का जो इशू करता है फंडामेंटल राइट के लिए भी इशू करता है, और दूसरा राइट के लिए भी। तो ये राइट टू स्ट्राइक, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये दूसरा राइट हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट हो गया। ठीक है, इसीलिए हाई कोर्ट इसके अकॉर्डिंग जो है राइट इशू कर सकता है। ठीक है, राइट टू वोट नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट में स्टेचुटरी और लीगल राइट। ठीक है, स्टेचुटरी लीगल राइट जो है इसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन से क्वेश्चन आया, देखिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कितना मेंबर है बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी है। एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल ही लिखा हुआ है वहाँ पे। देखिए इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया? जब यूनियन होम मिनिस्टर जो है इलेक्शन डिसाइड करेगा तो इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया है? देखिए द इलेक्शन कमीशन रिसॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्प्लिट मर्जर एंड रिकॉर्डाइज पॉलिटिकल पार्टी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो डी वाला एकदम सही हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी मामला है वो किसमें मेंशन है? 1950 में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में मेंशन है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब इशू होगा। ठीक है, ये सब ये किसमें मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो
अदर इलेक्शन कमीशन होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इमर्जेंस स्प्लिट और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, हाउएवर इट डिसीजन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है। जुडिशियली भी एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए, इंडिया जुडिशियल रिव्यू implies the power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of law and the executive order, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशियरी है उसके पास जो है एब्सोल्यूट, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए अनलिमिटेड पावर है, आर्टिकल 42 के इसी में आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है प्री के लिए जरूरी नहीं, ये जरूरी है किसके लिए जानते हैं? मेंस की। मेंस में हर साल देखिए एक क्वेश्चन आएगा जुडिशरी से, वो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड होगा, ठीक है, और नालसा से रिलेटेड होगा, ठीक है। देखिए, द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ एन ऑर्डर मे बाई डिस्क्राइब एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, एंड एनी लॉ inconsistent देयर विद इट void through judicial review, ठीक है। Judicial review can be defined as the competence of a court of law to declare the constitutionality of otherwise of the legislative enactment, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। कौन सा नेसेसरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चाहे नॉट दिया हुआ है, कौन सा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे देखिए, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ठीक है, एप्लीकेबल। ये जो है एप्लीकेबल है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट रूल लगता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होता है, लोकल सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। हमारे हिसाब से पूछा है किस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो लोकल बॉडी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल किसमें मेंशन है? आर्टिकल 356 में मेंशन है। किसके जरिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है? कि अगर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रहा है, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट चल रहा है, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो खुद कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, या फिर गवर्नर के कहने पर, ठीक है। गवर्नर अगर प्रेसिडेंट से कहे तो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो मैक्सिमम कितने होते हैं? 3 ईयर के लिए होता है, ठीक है, हर 6 महीना में, हर 6 महीने में अप्रूवल जरूरी है, और पहला अप्रूवल कितने जरूरी है? 1 मंथ के जरिए, और इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, याद करके रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी 1 मंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की इसमें, सॉरी गलत लिख दिया, 2 मंथ, ठीक है, इसमें भी 2 मंथ, और क्या बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 2 मंथ, लेकिन जो है क्या बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी के लिए ये 1 मंथ हो जाएगा, और इसमें यहाँ जो है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो बताइए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मेंशन है? 23-24, ठीक है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 6 तरह के राइट मेंशन है। 6 तरह के राइट कौन है? राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वलिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चरल एजुकेशनल राइट है, और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। ये कहाँ से मेंशन है? 23 और 24 में। ये देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये कौन सा आर्टिकल है? 23 आर्टिकल। ये वाला देखिए 24 आर्टिकल है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द
फैक्ट्री एंड माइंड। ये जो हम जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल जो पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हर एक आर्टिकल, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसमें मेंशन है, 70 में मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी किसमें मेंशन है, 29 में मेंशन है। ये कल्चरल एजुकेशनल राइट है, ये इक्वालिटी है, ठीक है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। एक्सप्लोइटेशन पूछा है तो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ठीक है। सिस्टम सही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है फंडामेंटल राइट किसमें मेंशन है, पार्ट 3 में मेंशन है, 12 से 35 तक, ठीक है। 36 से 51 तक DPSP है, 51 M है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन टू ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कैबिनेट फॉर्म मतलब कहाँ होता है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू द पीपल। देखिए इससे से रिलेटेड ट्रिपल चैन ऑफ अकाउंटेज, ठीक है। ट्रिपल अकाउंटेबिलिटी, ट्रिपल चैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, देखिए जो सिविल सर्विस होते हैं, सर्वेंट होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो किससे रिलेटेड होंगे, यहाँ पे देखिए सिविल सर्विस, मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर किससे रिलेटेड होंगे, पीपल के अकाउंटेबल होते हैं। पीपल के अकाउंटेबल डायरेक्ट कौन होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वही बोल रहा है, फिर ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। अगर दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों के बीच में अगर इक्वल पावर है तो फेडरलिज्म कहा जाएगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो यूनिटरी कहा जाएगा, जो कि सेंट्रल के पास ज़्यादा होगा। अगर दोनों में बराबर तालमेल के हैं तो उसे कोऑपरेटिव कहा जाएगा, ठीक है। चार तरह के फेडरलिज्म होते हैं, तीन चार तरीके के, ठीक है। एक यूनिटरी, ठीक है, कोऑपरेटिव, एसिमेट्रिक, ठीक है। जिसमें किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर दिया गया है, ठीक है। देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये फेडरलिज्म का पार्ट है। देखिए पावर हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेवन शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। द देखिए द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये भी सही है। उसके बाद देखिए इट इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेशन फेडरेटिंग स्टेट, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट के लिए यूएस में जैसे है कि जो सेंटर है, सेंटर जो है वो स्टेट के बहुत सारे स्टेट मिलकर के एग्रीमेंट के जरिए बनाया गया है सेंटर जो है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ठीक है। फेडरेशन इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच पावर, देखिए पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कंस्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट। बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बोथ जो सेंट्रल और स्टेट जो किसको फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों किसको फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, ठीक है, दोनों उसी को फॉलो करेंगे। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कुछ पार्ट है जो रिजिडिटी है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे बेसिक फीचर हो गया सेक्युलरिज्म, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड सेंटर, यूनियन एट द सेंटर एंड स्टेट एट द पेरिफेरी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, to settle dispute between center and state between the state, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑल द स्टेट हैव द
इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। डुअल पॉलिटी, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी बोथ इंडियन फेडरेशन इज नॉट लाइक ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है। देखिए अमेरिकन लिया हुआ है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेरिकन जो है वो स्टेट के एग्रीमेंट से बना है, इंडियन वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं 2015 वाले में, ठीक है, क्योंकि 16 वाला क्वेश्चन, ये 17 है, 2016 वाला क्वेश्चन जो है वो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। 16 वाला छोटा था, 5 क्वेश्चन आया था, इसीलिए एक वीडियो में अपलोड हुआ, 9 मिनट का वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया दिया हूँ हर स्टेटमेंट, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो, ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपका जो स्टैटिक है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।